दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा के साथ साथ पूरे अम्बेडकर नगर की हलचलें मिल रही हैं। आज इसी हलचल में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक हकीकी ज़िंदगी के बजरंगी भाईजान, जिनका नाम सैयद आबिद हुसैन। आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। तो हम आपसे बात करेंगे क्योंकि क्योंकि जब आपने हैशटैग रमज़ान चलाया था, उसके बाद से आपकी पहचान पूरे वर्ल्ड लेवल पर होती है। अब पूरे तरीके से आप एक समाज सेवा करते हैं। लेकिन जो अक्सरियत में ये देखा जाता है, लोग अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते हैं, लेकिन जो आपका सोशल वर्क है वो ये ऑल वर्ल्ड कहा जाए, और ऑल वर्ल्ड में मतलब कि मुख्यतः आप गल्फ़ में ये काम करते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं आपके ही ज़िले अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ और मेरा गांव रूदपुर भगाई, जहाँ तकमील भाई बैठे हुए हैं, ये मेरा गांव है। और आजकल मैं अपने गांव आया हुआ हूँ और तमाम लोग मिलने और मुलाकात करने आते हैं। आज तकमीम भाई का आना हुआ, इसके लिए मैं तकमीम भाई उनकी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में बात किया जाए तो जिस तरीके से ज़्यादातर लोगों का के जीवन ज़िंदगी संघर्ष से भरा रहता है, सेम वही कंडीशन आपकी भी ज़िंदगी संघर्षों से भरी रही है। क्योंकि बहुत कम उम्र थी, आप कक्षा 2-3 में पढ़ा करते थे, तभी आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद आप पाँच भाई बहनों में आप सबसे छोटे हैं। कि वालिद साहब के जाने के बाद हर किसी के परिवार में ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है। फिर परिवार को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, जो भी हुआ, फिर आप अम्बेडकर नगर से निकल के दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से होते हुए फिर आपका सफ़र शुरू होता है मध्य प्रदेश के भोपाल से। उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके 2016 के बाद, जिसका ना हम बात करते हैं कि सुषमा स्वराज के बारे में बात कर सकते हैं, गीता के बारे में बात कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी इस लाइन में आई। तो सर, ये जो आपने ये शुरुआत की, इंसान जो होता है कि अपने क्षेत्र में एक सामाजिक काम करता है, बहुत फेमस होता है, लेकिन आपने वहाँ से शुरुआत किया जहाँ तक लोग मतलब कि सोचना छोड़ देते हैं। आप गल्फ़ के बाद मतलब कि एक उस देश से शुरुआत किया है जो हमने बांग्लादेश से शुरुआत किया है। हैशटैग रमज़ान क्या था? रमज़ान, हाँ, वहीं से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। क्या था? कुछ नहीं था, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था और हमें कोई इसका इल्म भी नहीं था। तो उस दौर में व्हाट्सएप वगैरह नया था 2016 वगैरह में। तो अक्सर मैं व्हाट्सएप खोल के ऐसे ही कुछ चीज़ें देखता रहता था। तो एक ग्रुप था, उस ग्रुप में कुछ बातें चल रही थी और गीता नाम की एक लड़की जो मुबदिर थी, वो पाकिस्तान ईदी फाउंडेशन में रहती थी और भारत सुषमा स्वराज जी की पहल से आई। तो लोगों ने उसमें कुछ चर्चाएं चल रही थी कि भाई गीता आ गई, रमज़ान कब जाएगा। तो उसमें एक सनाउल्लाह भाई थे, मुझे याद भी है, न्यूज़ वर्ल्ड के रिपोर्टर थे। तो उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा कि ये मतलब रमज़ान कौन है। तो उन्होंने कहा रमज़ान एक बांग्लादेश का बच्चा है 9-10 साल का, और उसकी वालदा जो है पाकिस्तान की हैं और वो बांग्लादेश का है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा था और भारत में फ़िलहाल है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने कहा एक शेल्टर होम है मध्य प्रदेश भोपाल में, वहाँ पे वो रहता है। तो मैंने उनसे ही उस एनजीओ का नंबर लिया और मैडम से मैंने बात की। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बोले कि आप आइए, बिल्कुल इसमें आप मदद करिए और करना भी चाहिए। मैं गया, बच्चे से मुलाकात की और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं करूँगा क्या। बस इसमें क्या होगा आगे, लालसा थी मिलने की और एक नेक नियति थी कि भाई कुछ तो करेंगे हम आए और बहुत सारे उसके जो भी फ़ोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट वगैरह हमने तैयार किए। कुछ हम लोगों ने पिक्चर वगैरह क्रिएट किए इमोशनल वाले, और हमने एक टीम जोड़ी। ये बातें हमने और मीडिया में नहीं बताई, लेकिन आपने इतने विस्तार से पूछा तो हम बता रहे हैं। तो हमने एक टीम जोड़ी और टीम जोड़ने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें बहुत दूर दूर के लोगों को हमने जोड़ा और हमने एक समय मुकर्रर किया कि इस समय हम लोग ये ट्रेंड चलाएंगे ट्विटर पे। हाँ, और हम लोग ने कंटेंट तक भी लिख लिया। जो कंटेंट था वो भी हम लोग ने लिख के कंप्लीट कर लिया और एक समय हम लोग ने मुकर्रर किया और उस वक्त हम लोग कूद पड़े
ट्विटर पे और मुहिम छेड़ दी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, वो ट्रेंड हो गए। ट्रेंड होने के बाद सुषमा जी जब भोपाल आई तो उस बच्चे से उन्होंने मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ही मेहनत थी, बहुत सारे लोगों की मेहनत थे टीम में। हाँ, तो नहीं, एनजीओ की भी मेहनत थी, सरकार की भी मेहनत थी। तो बच्चा फ़िलहाल वो चला गया। उसी दरमियान हमारे पास एक हमारे पत्रकार थे एब्सोल्यूट इंडिया के, शमशुर रहमान अलवी, नाम सुना होगा, बड़े पत्रकार हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि एक जितेंद्र अर्जुनवार नाम का लड़का है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर लगाई थी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से संपर्क करिए तो वो कुछ आपको लीड मिलेगी, और बड़ा केस है, 2012 में शायद पाकिस्तान में फंस गया है। तो वो मैंने हेल्प जितेंद्रा चलाई, तो वो भी ट्रेंड हुई और 2018 में वो लड़का भारत आया। तो इसी तरह मुझे लगा कि यार ये तो एक दो केस हो गया, इस पे और बड़ा क्या कर सकते हैं। मैं इस तरीके के मतलब बहुत लोग होंगे जो इस तरीके परेशान रहते होंगे, तो आपने सोचा होगा कि और अच्छा और बड़े लेवल पे और अच्छे तरीके से मदद करवाएं। तो मैंने थोड़ा और स्टडी किया, थोड़ा और उसकी जानकारियाँ इकट्ठा की, तो पता सब कुछ हुआ मुझे कि कैसे क्या हो सकता है। और फिर करता गया आज ये नौबत है कि रोज़ ही 1, 2, 4 कॉल आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी तो मदद हम कर देते हैं, लेकिन जिनको इल्म होता है उनको मैं समझा भी देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर लो, एम्बेसी चले जाओ और वहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, मेरा नाम ले लेना, मैं फ़ोन कर देता हूँ, तो डायरेक्ट भी काम करवा देता हूँ। सर, अब मैं आपका कि जो स्टॉक देख रहा था उसमें आपने जिक्र किया है कि आपकी तालीम बहुत आला तालीम नहीं है, लेकिन एक आला तालीम ना होते हुए भी आप एम्बेसी को कैसे फेस करते थे? आप उन लोग की कैसे सोचा कि यार कि मैं एम्बेसी जाऊंगा, वहाँ तक कांटेक्ट करूंगा, तो कैसे ये शुरुआत हुई एम्बेसी आने जाने की? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तालीम मेरी हाई स्कूल मुकम्मल भी नहीं हुई, मैं 2 बार हाई स्कूल में फ़ेल हुआ। जब तीसरी बार मैंने फॉर्म भरा तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ गया था फिर फ़ेल हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा एग्ज़ाम ना दो, और फिर मैं कमाने चला गया। लेकिन जहन अच्छा था और तालीम ना होने की वजह से वो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किलें आई। और फिर शहर में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमारा वास्ता रहा। हमारी एक बहन है डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, जो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की वो है, डायरेक्टर हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई थे, सैयद एहराज हुसैन, सैयद सरफराज हुसैन, उनके पास मतलब वो समझ लीजिए वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, इतनी नॉलेज उन लोग को, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो सीखने के लिए बहुत मौके मिले हमें, और वो सीखना ही मेरे काम आया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि तालीम भी ज़रूरी है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके हमने इंटर किया। पीए की तैयारी में कर रहा हूँ। सर, आप जो स्टॉक में बात कर रहे थे कि आपका एक विज़न है कि हम ऐसी संस्था, इसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करें जो गल्फ़ में जाना चाहता हो या फिर यूरोप हो, अमेरिका हो, उनको आप हेल्प कर सकें। तो वो आपके माइंड में कौन सा ऐसा रोड मैप है कि आप ये बनाना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा तालीम नहीं देनी है हमें बस इतना तालीम याफ्ता उन्हें बनाना है कि वो ITI सेक्टर में हम तालीम देना चाहते हैं, स्किल में, ताकि वो फौरी तौर पे जाके अच्छी जॉब ले सकते हैं। उसका डिप्लोमा होता है 6 महीने 1 साल का, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, और वो डिप्लोमा बड़ा महंगा होता है और इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो हमारा मकसद ये है कि उस डिप्लोमा को देने के लिए और उसमें उनकी मदद करने के लिए उसकी फ़ीस कम से कम रखी जाए, ताकि बआसानी गरीब बच्चा भी आके डिप्लोमा प्राप्त कर सके। और इसमें जो भी चीज़ें होती है, तैयारियां हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पहली बार जो ये इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे वो अपने गांव से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है और उस ज़मीन से हम स्टार्ट करेंगे। सर, ये आप गल्फ़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या होता है कि जैसे गल्फ़ में बहुत सारे बच्चे जाते हैं भारत के, हिंदुस्तान के, तो वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो इसमें कमियां कहाँ रह जाती है? क्या एम्बेसी की कुछ कमी रह जाती है कि जो एजेंट थ्रू जाते हैं उनकी, मतलब इसमें कमियां कहाँ रह जाती हैं कि जाके फंस जाते हैं वो? कि सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे इसमें एम्बेसी की कोई कमी नहीं रहती, कमी सारी होती है एजेंट की और जाने वाली
दोनों की गलतियाँ होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जाने वाला है उसको नॉलेज कम है और भेजने वाले के पास नॉलेज ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, भेजने वाले एजेंट ये अंधेरे में रख के सारी बातें करते हैं। जो चीज़ आपको आता ही नहीं, जो जिस चीज़ में आप माहिर नहीं हैं, वो भी काम में आपको भेज देते हैं। और होता ये है कि जब आप मौके पे, जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जिस दिन आपकी फ़्लाइट होने वाली होती है, उस समय आपसे एग्रीमेंट पे साइन कराते हैं, तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहता कि अब मैं मना करूं, बैक हो जाऊँ। हाँ बैक हो जाऊं। तो फिर वो कह देते हैं कि आप तो जाओ, मैं हूँ, बैठा हूँ, कर लूँगा, ऐसा वैसा। तो तमाम किस्म के आपको गुमराह करके आपको भेज देते हैं। और पता चलता है कि आप विदेश जो आए हो तो आपके पास वीज़ा भी नहीं है। विज़िट वीज़ा है 3 महीने का मैक्सिमम होता है, और वहाँ जाने के बाद जब वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपको परेशानियाँ वहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं। फिर हमारे पास जब वो केस आते हैं तो फिर हम भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय सहायता केंद्र और संबंधित एम्बेसी से संपर्क करके उससे अवगत कराते हैं और कंटिन्यू फॉलो करके उनका काम करवा के भारत बुला लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जो गलत तरीके से उन्हें जेल भेज दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा के चोरी का और तमाम किस्म को। वो इस टाइप का भी केस हमारे पास आता है। उसमें भी हम सरकार और एम्बेसी से मदद करवा के, उनकी सहायता करवा के भारत बुलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो क्रूर मालिकों के चंगुल में होते हैं 10-15 साल से, और उन्हें आने नहीं दिया जाता। जब वो भारत आने के लिए बात करते हैं तो उनको उनका पासपोर्ट वगैरह छीन लिया जाता है और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उन्हें मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, तमाम किस्म के तशद्दुद किए जाते हैं। ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं। उसमें भी इसी तरह सहायता करवा के हम भारत बुला लेते हैं। बस इसमें यह है कि हमको फॉलो बहुत करना पड़ता है, हमारा अपना वक्त बहुत ज़ाया होता है, हमारा काम बहुत। अगर इसमें अगर ये माना जाए, जो कल थे कि फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो तो या एम्बेसी की बात हो, ये एक अलग से डिपार्टमेंट बना दे गल्फ़ के लिए कि वो वॉच करे कि जो हमारे यहाँ से ये सब कुछ ऑलरेडी है। कम, मैं बता रहा हूँ, कम मालूमात और कम इल्म की वजह से ये सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप विदेश जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन थोड़ा सतर्क और सुरक्षित होकर जाइए। आप जब भी जाइए तो सारे डॉक्यूमेंट और उसके जो भी दस्तावेज उसको चेक करिए, एजेंट को भी चेक करिए, उनके बारे में मालूमात निकालिए। अगर वो परफेक्ट है तो जाइए, नहीं तो जाइए। तो लड़कों की भी गलती है, जो यूथ है। सर आसान तरीका क्या है कि हम कैसे किसी जो वहाँ पे जो वीज़ा होता है, बहुत सारी एडवाइजरी है विदेश मंत्रालय की। आप यूट्यूब पे जाके उनकी एडवाइजरी आप सुन सकते हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे सारी वीडियो डाल रखे हैं। मुझे बहुत सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। बस आदमी क्या करता है कि लालच में आके फंस जाता है, मतलब फास्ट भागने के चक्कर में। हाँ, तो सर आपको इस काम नहीं, आप विदेश जाइए। मैं विदेश जाने के लिए बिल्कुल नहीं मना करता हूँ, कभी भी हमने विदेश जाने के लिए मना नहीं किया। जाना है, क्योंकि आप जाओगे तो वाइट मनी कमा के लाओगे, देश की इकनॉमी मजबूत होगी, भारत मजबूत होगा। लेकिन आपको जो भी गाइडलाइन है सरकार की विदेश मंत्रालय की, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब चुपके से आप जाओगे, बगैर बताए जाओगे और जाके वहाँ फंस जाओगे। आप वहाँ जाइए, जाने के बाद आप एम्बेसी से संपर्क भी करिए। आप बताइए कि हम यहाँ आए हैं, इस काम में, इस कंपनी में आए हैं, वो आपकी सहायता भी करेंगे। ऐसा नहीं, वहाँ तो लोग उसी लिए हैं, अधिकारी वहाँ बैठे हैं, बहुत मदद करते हैं। मैं तो इधर केस भेजता हूँ, 2 घंटे बाद हमारे पास जवाब आ जाता है। अच्छा, उसका मतलब क्या चल रहा, प्रोसेस कहाँ पहुँची? हाँ बिल्कुल, 2 घंटे बाद वो पूरी डिटेल हमें भेजते हैं। और हमें तो कम नॉलेज, हमें तो ये घर वाले जो हमें केस देते हैं वो तो कुछ बता ही नहीं पाते। खाली ये बताते हैं कि सऊदी में फंस गया। सऊदी में तो हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लेके फिर वो हमें बताते हैं कि सऊदी में फंसा है, फलाना फंसा है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानियाँ, वो हमें बताते हैं। एम्बेसी बताती है, क्योंकि घर वाले बता नहीं पाते, वो हाँ है नहीं। हाँ, वो रिटर्न में हमें सारी चीज़ें देते हैं, रिटर्न करते हैं। हाँ, तो सर एक चीज़ और, अब आपने बहुत सारे काम किए, फिर अब आपको इस काम के ज़रिए बहुत के जो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, ह्यूमैनिटी में, साइंस पीस में आपको उसमें अवार्ड मिला है, और फिर अवार्ड अगेंस्ट करप्शन में मिला है। उसको मिलने के बाद, उसके मिलने से पहले अवार्ड और अवार्ड मिलने के बाद आपकी फीलिंग में क्या डिफरेंस आया? कुछ नहीं, फीलिंग में क्या है डिफरेंट आया। हम जैसे तब से आज भी वैसे ही है, हवाई चप्पल में घूमते हैं मस्ती से। ये हमारा वतन, ये तो वतन है ये। हाँ, ऐसे ही वहाँ भी रहते हैं। तो अवार्ड से कोई आपके नेचर में तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए। तो आपके काम की सराहना करने के लिए वो आपको अवार्ड
आपकी जिम्मेदारी और बढ़ बढ़ जाए। जाती है कि ताकि भाई आपको लोग वॉच कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि अनदेखा किया जा रहा है, जी जी। तो वो लोग देख रहे हैं इसलिए आपको सम्मानित करते हैं। और इसलिए नहीं करते कि आप अपने आप में घमंड में आ जाइए, मगरूर हो जाइए, इसलिए करते हैं कि भाई आप और सीरियस हो जाइए अपने काम में, अपने काम के और प्रति। जिम्मेदारियां निभाइए, ताकि और लोगों की मदद हो सके और लोग आपकी इस काम से फ़ायदा उठा सकें। सर आखिर में लास्ट में मैं ये आपसे कि जो भी जाना चाहते हैं बाहर गल्फ पे मुख्यतः, आप उनको क्या कहना चाहते हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम का, और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि विदेश जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाइए। और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी विदेश मंत्रालय की बहुत सारी जानकारियाँ हैं, गूगल पे है, आजकल तो हर बच्चा गूगल चलाता है, यूट्यूब चलाता है, तो सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा करिए। अगर कहीं पे आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है एजेंट या एजेंसी में, तो आप सतर्क रहिए और उनके खिलाफ़ आप एक्शन लीजिए। आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कानून हैं भारत में, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बेईमानी कर ले और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, तो ये भी गलत है। तो मैं बहुत सारे लड़के जो वहाँ से सुरक्षित सकुशल भारत आते हैं, तो उनसे मैं भी बोलता हूँ कि एजेंट ने आपके साथ धोखा किया है, तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ़ आप कंप्लेंट करिए। तो वो गर्मी गर्मा में तो जब वहाँ से आते हैं हाँ गुस्सा करेंगे, रहता है बहुत। हाँ करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है वो नहीं कर पाते, डर जाते हैं, या फाइनेंशियली वीक होता है इंसान। मजबूरियाँ होती हैं, तो वो ठीक है, लेकिन मेरा मानना करें ज़रूर आप, क्योंकि एक दो जब केस ऐसा होगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि भैया वो एजेंट ने 3 लाख रुपया ले लिया 3 लड़कों के नाम पर और अभी तक भेजा नहीं, 2 साल से गोली दे रहा, पैसा नहीं दे रहा वापस। तो ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं, तो फिर मैं उनको समझा के पैसा दिलवाता हूँ, और इसमें मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। आप मुझसे सर्विस ले सकते हैं, कोई मेरी फ़ीस नहीं है, ना ही कोई चार्ज है, ना ही कोई कमीशन लेते हैं। हम सिर्फ सेवा के भाव से हम काम करते हैं, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। मेरे अब्बा का जो मिशन था इंसानियत और यूनिटी और ह्यूमैनिटी, उसी मकसद पे हम काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो सर क्या मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स हाँ कभी क्या नहीं, ऐसा इसके कुछ बाद नहीं है, पॉलिटिक्स का हमारा कोई अपना सपना नहीं है, और नहीं हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मेरा मानना है सब ठीक है, जितनी पार्टियां सब अच्छा काम कर रही हैं और सबको करना चाहिए। देश को मजबूत बनाइए, देश को आगे ले जाइए, सबका योगदान रहे, सब मिलजुल के देश को आगे ले जाने में मदद करें। और तो ये आपके सामने कि सैयद आबिद हुसैन साहब थे। तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारे इस सेगमेंट में आपको बेहतर लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।